गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 6। पहले हम 5 भाग देख चुके हैं। आज हम छठे भाग पर दृष्टि डालेंगे और उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संक्रमण धातुओं और परमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन, है ना। ये आपकी बुक में 4.3.2 में दिया हुआ है ना। तो उससे आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये कह रहे हैं संक्रमण धातु के परिमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। मतलब जो संक्रमण धातु मतलब जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके परमाणविक एवं आयनिक आकारों में। आयनिक आकार मतलब जैसे +1 -1 होता है ना। तो जैसे +1 है तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु ने दान कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो दान कर देगा मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा। और -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 4.3.2 में दिया है आपकी पुस्तक में, एक बार पढ़ लेना। तो संक्रमण धातुओं के परिमाणविक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन, ठीक है। तो सामान्यता, पहला पॉइंट है सामान्यता, श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। अभी कह रहे हैं श्रेणी में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है ना, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। जैसे हम श्रेणी में आगे बढ़ते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ऐसे जाएंगे। तो टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो स्केलियम से ज्यादा है। ऐसे जब हम बाकी श्रेणी में आगे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, इनकी त्रिज्या में इनके जो आकार है ना और छोटे हो जाते हैं, है ना। इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। मतलब जैसे मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है और कोई परमाणु है, मतलब इस ये 3D श्रेणी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे और परमाणु क्रमांक के साथ साथ जो परमाणु है उनका जो आकार है वो भी कम होता जाएगा। क्यों, उनका आकार क्यों कम होगा? क्योंकि उनमें देखो जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाएंगे, है ना, तो उनका उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो आते जाएंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो अतिरिक्त आएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो उनका नाभिकीय आवेश है ना, जो उनका नाभिकीय आवेश है वो भी बढ़ेगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लस होता है ना, सकारात्मक होता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन जो आता है ना वो क्या होता है, वो नकारात्मक, है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना। तो पॉजिटिव जो नाभिकीय आवेश है वो इसे, न्यूक्लियर चार्ज है वो इसे खींच लेता है। तो जिससे क्या होता है, जो उसका आकार होता है वह छोटा होता जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमाणु के आकार जो है वो छोटे हो जाएंगे, है ना। तो हम श्रेणी में स्कैंडियम से लेके जिंक की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं जाएंगे अपने परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, पुनः स्मरण करें कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम प्रभावशाली होता है। देखो अभी क्या बोले हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन मतलब जो डी कक्षक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आवरण प्रभाव कम होता है। यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हो रही है। ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव क्या होता है, देखो जब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाले कक्षकों के, है ना, तो वो एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन उनके बीच में, है ना। तो जैसे ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस है और यहाँ पे है अपना ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो एस कक्ष के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हो गया अपना डी और ये एफ, है ना। तो ये जो है एस मतलब ये पी, यहाँ पी है लेकिन पी को छोड़ देते हैं, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, है ना। तो यहाँ डी की बात हो रही है, तो डी क्या करेंगे, डी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके न्यूक्लियर चार्ज से मतलब इसके प्रभाव से इन वाले इलेक्ट्रॉनों को बचाएंगे, है ना। तो ये जो है इसे हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव कहते हैं, है ना। कि जो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाले कक्षों के वो एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं न्यूक्लियस के, मतलब जो नाभिकीय प्रभाव होता है उसे पढ़ने नहीं देते हैं, है ना। जो न्यूक्लियस खींचता है ना, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो वो नहीं होने देते। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि डी इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव काफी कम है, कम प्रभावशाली होता है। देखो
ये जो होता है ऐसे, एस पी डी और एफ, आपने चार चुने हैं ना, एस पी डी और एफ, है ना। एस पी डी एफ चार कक्षक होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एफ होता है। पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। ऐसे ही जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आवरण प्रभाव एस देता है ना, एस कक्षक देता है, फिर पी देता है, फिर डी देता है और फिर एफ देता है। अब ये डी देखो, डी काफी पीछे है, तो डी का जो आवरण प्रभाव का प्रभाव है वो काफी कम होता है एस और पी के मुकाबले, एफ से ज्यादा होता है, लेकिन अगर एस और पी के मुकाबले देखें तो डी का काफी कम होता है। ठीक है, यही ये कह रहे हैं कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है, अतः नाभिकीय आवेश तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण में वृद्धि हो जाती है ना। इनका जो आवरण प्रभाव है वो इतना कम होता है कि नाभिकीय आवेश जो न्यूक्लियस लगाता है, और जो बाहरतम इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षकों में होते हैं, इनके बीच में नेट वैद्युत आकर्षण जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब इन्हें न्यूक्लियस अच्छे तरीके से और खींच सकता है, जिससे इनकी त्रिज्या का मान घट जाता है। जब ये न्यूक्लियस है ना, जब ये न्यूक्लियस है, ये इन्हें, ये इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हें खींच लेगा, है ना। मान लो यहाँ से भी खींचा, इधर 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 खींचेगा, तो जो हमारा उसकी त्रिज्या है, आयनी त्रिज्या, वो छोटी नहीं हो जाएगी, है ना। जब ये खींच रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो उनका आकार, जो परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाएगा, है ना। यही बातें यहाँ पे कह रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ो। ये समझ में आ गया ना, कुछ नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि डी इलेक्ट्रॉन जो है वो, तो उनका जो आवरण प्रभाव होता है वो कम होता है एफ और पी से, जिसके वजह से वो सही तरीके से नाभिकीय आवेश को बाहरतम इलेक्ट्रॉन से बचाने में असफल होते हैं, जिससे जो नेट वैद्युत आकर्षण है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु है उसका आकार छोटा है होता है, उसकी आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे। चित्र 4.3 के वर्ग दर्शाते हैं कि प्रथम श्रेणी संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D की संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्या लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की है। अभी क्या कह रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो रेड वाला है, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम जिंक तक जा रहा, तो ये कौन सी श्रेणी थी, हमारी 3D श्रेणी थी, या फिर पहली वाली श्रेणी थी डी ब्लॉक के तत्वों, है ना। और ये वाई से है ना, यूट्रियम से कैडमियम तक जा रहा है, तो ये कौन सी थी, ये हमारी 4D श्रेणी थी, है ना, या फिर दूसरी श्रेणी थी डी ब्लॉक के तत्वों की। और ये एल लेंथ क्रम से जो एच जी मर्क्यूरी तक जा रहा है, ये कौन सा है, ये हमारी 5D श्रेणी, है ना। तो लाल लाल कलर से क्या है, ये वाली है 3D, ये वाली 4D, और ये वाली है 5D। ठीक है, तो अब ये देखो, ये बोल रहे हैं जब 3D से 4D पे जाते हैं, मतलब जब 3D श्रेणी को देखते हैं तो इसका जो आकार है, इनके परमाणु का जो आकार है वो 4D श्रेणी से कम है ना। लेकिन जब हम 4D से 5D तक जाते हैं तो लगभग लगभग एक सा है ना, लगभग लगभग एक सा है कि इनमें 4D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका आकार, उनके परमाणु का आकार, और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनके परमाणु का आकार लगभग लगभग एक ही है। ये क्यों है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए, तो ये कह रहा है कि वर्ग दर्शाते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों का आकार बढ़ा है। कि अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी से तुलना करें तो जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है इनके तत्वों का आकार बढ़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी, जब हम 5D श्रेणी की बात करते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की है। ठीक है, तो 4D और 5D इन दोनों संक्रमण श्रेणी के जो परमाणु का आकार है ना, तो परमाणु का जो इनके तत्वों की त्रिज्या है वो लगभग लगभग एक ही है। लेकिन जब हम 3D से 4D में आते हैं तो उनकी त्रिज्या बढ़ जाती है, मतलब 3D से 4D में गए, है ना, तो बढ़ गई। लेकिन जब हम 4D से 5D में आए तो वो लगभग लगभग एक से रही, है ना। बस यही कहना चाह रहे हैं, इनकी त्रिज्या, और त्रिज्या अगर नहीं बढ़ेगी तो क्या है, उसका परमाणु का आकार भी नहीं बढ़ेगा। बस इसी की बात हो रही थी। तो समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। इसमें समझ में आ गया ना, ये 3D है, 4D, ये 5D। 3D से जब हम 4D पे आएंगे तो उनके जो आकार है वो बढ़ गया परमाणु का, उसकी त्रिज्या बढ़ गई। जब हम 4D से 5D आएंगे तो इनमें कितना कम अंतर है ना, लगभग लगभग एक से ही है ना। ये देखो, ये नैनोमीटर में है, नैनोमीटर मतलब 10⁻10 की घात -9 मीटर, है ना, 10 की घात -9 मीटर, कितना कम, 1 मीटर में, 1 मीटर को अगर हम 10 की पावर 9 से, है ना, 10 की घात 9 से भाग दे रहे हैं तो इतनी छोटी हो,
इसमें है उसका स्केल, ठीक है। तो लगभग लगभग ये एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे। यह परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5d श्रेणी के तत्वों के डी कक्षकों में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं ये क्यों होता है, मतलब 4d और 5d श्रेणी है, इनके बीच में, मतलब इनके बीच में भी अंतर होना चाहिए था ना, कि 5d श्रेणी के जो तत्व थे उनका जो आकार था, उनकी जो त्रिज्या थी वो ज्यादा होनी चाहिए थी 4d श्रेणी के तत्वों से, है ना। लेकिन ये क्यों नहीं है, इसका जो रीजन है, इसकी जो परिघटना के बीच का जो कारण है वो क्या है, इनमें है, इसको हम बोलते हैं लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथनॉइड आकुंचन। ये क्या होता है हम देखते हैं। देखो ये दिक्कत आ रही है 4f कक्षक पर। देखो हमने पढ़ा था ना कि जब हम 4d या मतलब जब हम 5d श्रेणी देखते हैं, ठीक है, 5d श्रेणी देखते हैं तो वो लेंथनम से शुरू होती है, लेंथनम से शुरू होती है ना, ये देखो ये लेंथनम से शुरू होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहली कक्षा में बताया कि लेंथनम के बाद के जो तत्व थे उन्हें हमने 5d में नहीं रखा, उन्हें हमने कहाँ पे एक 4f कक्षक बना के अलग से नीचे रख दिया, है ना। उनके तो 4f 5f है, तो 4f क्या है, जो लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं 58 से 71, है ना, उन्हें हमने अलग से 4f कक्ष में रख दिया, ठीक है। तो 58 से 71, तो लेंथनम के बाद जो तत्व आते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति 5d श्रेणी के तत्वों के डी कक्षकों में पहले हो जाती है। मतलब कैसे, जैसे 4, जैसे ही हम 5d कक्षक, मतलब जैसे हम 5d श्रेणी में है तो सबसे पहले हमें लेंथनम मिलेगा, तो लेंथनम जैसा है वैसे जब हमें आगे बढ़ना था तो बीच में एक गैप आ गया, है ना। वो गैप मतलब बीच में 58 से 71 जो तत्व आए थे वो 4f कक्षक के थे, तो उनके डी कक्षक पहले बढ़ जाते हैं इनसे 5d श्रेणी के तत्वों के डी कक्षकों से, है ना। आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होती है। 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण, ठीक है, तो 5d कक्षकों से पहले 4f कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति हो जाती है। इसी के कारण जो परमाणु त्रिज्याओं में नियमित ह्रास होता है ना। इसलिए जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाती है, उनमें डिक्रीज आ जाता है। इसी चीज को हम लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथनॉइड आकुंचन कहते हैं। तो लेंथनॉइड आकुंचन क्या होता है, लेंथनॉइड आकुंचन सिर्फ ये होता है कि जब हम 4d से 5d श्रेणी में आते हैं तो उनकी जो त्रिज्या है, उनके परमाणु का जो आकार है वो नहीं बढ़ता। वो क्यों नहीं बढ़ता, उसका कारण है कि 5d श्रेणी से पहले 4f 5d श्रेणी से पहले 4f श्रेणी के डी कक्षक पहले भर जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले आ जाते हैं 5d श्रेणी से। इसी कारणवश जो उनके परमाणु त्रिज्याओं में नियमित ह्रास होता है ना। इसी को हम लेंथनॉइड आकुंचन या लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुवीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है, लेंथनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की ऊर्जा समान हो जाती है। अब कह रहे जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु, मतलब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, हर श्रेणी में परमाणु क्रम बढ़ते जाते हैं, उनके साथ जो परमाणुवीय आकार जो होता है, मतलब परमाणु का जो आकार रहता है वह संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। लेंथनॉइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण, लेंथनॉइड आकुंचन या लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव के कारण जो द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है ना, इनके जो तत्वों की त्रिज्या है वो लगभग लगभग समान हो जाती है। जैसे कि आप Zr और HF को देखो, है ना, जिर्कोनियम या हॉफनियम को देखें, जिर्कोनियम की जो होती है वो कितना है 160 पिकोमीटर, 160 पिको, पिको मतलब 10 की पावर 10 की घात -12, मतलब 10 की घात -12 मीटर, ये होता है 1 पिकोमीटर, है ना। कितना छोटा है ना, है छोटा। तो ये इतनी होती है तो Zr, लेकिन हमें ये रटने की जरूरत नहीं है, हमें इससे कोई लेना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जो Zr है और HF, Zr जिर्कोनियम, HF हैफनियम, इन दोनों की जो त्रिज्या है वो लगभग लगभग एक सी है, जबकि ये दोनों अलग अलग श्रेणी के भाग है। जैसे ये देखो, ये यहाँ Zr का, हाँ ये देखो, ये Zr है, ये HF। Zr किसका है, Zr है 4d श्रेणी का, और HF किसका है, HF है 5d श्रेणी का। इनके बीच में लगभग लगभग अंतर ना के समान है, और ये लगभग लगभग अंतर ना के समान क्यों है, लेंथनॉइड आकुंचन के कारण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, ठीक है। अब ये देखो, जब इनका परमाणु, जिनका परमाणु आकार सेम है तो इनमें कुछ ना कुछ सामान्य बातें तो, ठीक है, इसलिए इनकी जो भौतिक है
भौतिक मतलब फिजिकल, और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब केमिकल, है ना, रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, इसी वजह से उनके भौतिक और रासायनिक गुण में काफी समानता है। ठीक है, जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता से भी बहुत अधिक होती है, जबकि जो कि जातिगत संबंधों के आधार पर जो हम करते हैं तो अपेक्षित समानता उससे भी काफी ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, समझ आ गया। आज सच पर आज अगर देखा जाए तो हमने मोटे मोटे प्रकार से क्या पढ़ा, हमने लेंथ आकुंचन देखा, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। उसके बाद एक शील्डिंग इफेक्ट या फिर आवरण प्रभाव है, ये हमने पढ़ा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो डी है ना, डी डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका जो आवरण प्रभाव होता है वो काफी कम होता है अगर हम एस और पी से कंपेयर या फिर उनसे करें। ठीक है, एफ से ज्यादा होता है ना, एफ तो सबसे एंड में होता है, जो जो पास में होते हैं उनका ज्यादा होता है, जैसे एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर सबसे एंड में एफ का। ठीक है, ये काफी गलत हो गया, चल छोड़ो। ठीक है, लगभग लगभग यही था। बाकी धात्विक त्रिज्या में हास्य के साथ परमाणविक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में सामान्यता वृद्धि होती है। अभी कह रहे हैं जैसे त्रिज्या, अब हम जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, परमाणु संख्या बढ़ रही है मतलब जो उसका द्रव्यमान होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, उसकी भी वृद्धि हो रही होगी, है ना। लेकिन इनकी जो त्रिज्या है वो छोटी होती जा रही है, त्रिज्या छोटी हो जा रही है तो परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है ना। तो ये देखो, जैसे मान लो ये था परमाणु और इसकी उसका मान लो एक हवा वाली बॉल नहीं आती है ना, तो गेंद आती है हवा वाली, तो उसका क्या उसका जो मास होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है ना। लेकिन जब हम एक लोहे की गेंद पकड़ते हैं तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो जब हम देखेंगे तो इनका घनत्व भी, जो घनत्व है वो भी लोहे की गेंद का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है और उसका आकार है वो छोटा है। मान लो इतनी सी, है ना, इतनी सी लोहे की गेंद है और इतनी बड़ी हवा की गेंद है ना, तो किसका, और मास तो मतलब द्रव्यमान जो है वो तो वैसे ही लोहे वाली गेंद का ज्यादा होगा, तो उसकी जो घनत्व होगा वो भी ज्यादा होगा। तो यही ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी परमाणु संख्या बढ़ रही है, तो उनका परमाणविक द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, लेकिन उनकी जो त्रिज्या है जिसकी वजह से उनका जो परमाणु का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। इससे क्या होगा, इन तत्वों के घनत्व में सामान्यतः वृद्धि होती है, तो इनके घनत्व में, डेंसिटी में भी सामान्यतः वृद्धि होती है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम Z=22 से कॉपर Z=29 तक देखने को मिलेगी। जब आप टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जाएंगे जिसका परमाणु संख्या 22 से 29 है, इनकी तो आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे कैसे इनका घनत्व बढ़ता है ना, घनत्व में वृद्धि होती है टाइटेनियम से कॉपर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 4.3.2 में संक्रमण धातु के परमाणविक एवं आयनिक आकारों में जो परिवर्तन है उस पर चर्चा की और इसे ठीक से समझा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जो भी पढ़ा है वो एक बार पुस्तक से पढ़ लें। बाकी आगे हम पढ़ेंगे सारणी 4.2, इस पे इसे देखेंगे और इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उदाहरण 4.2 देखेंगे और उसके बाद 4.3.3 में दिया है आयनन एंथैल्पी, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो है इन्हें भी आप एक बार देख लेना, बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।